नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थीं। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों की औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग 1/4 था। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित क्षेत्र के विस्तार व उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद अनाज संकट का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख हैं, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया था, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति: वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति बीज मंगाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में भी कहा जाता था। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम का नाम दिया गया। यह प्रयोग सफल रहा तथा वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इनकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया तथा उर्वरकों की आदि पर सब्सिडी देना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में HYVS का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई। हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव: हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था तथा उसके बाद के वर्षों में यह उत्पादन लगातार बढ़ता गया। हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा
तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप देश में इससे संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनाएं जैसे परिवहन सुविधा हेतु सड़कें, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, भंडारण केंद्रों और अनाज मंडियों का विकास होने लगा। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो सका। किसानों को दिया जाने वाला इस प्रोत्साहन मूल्य से वे नई कृषि तकनीकी अपनाने में सक्षम हुए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी बैंक तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि के माध्यम से उन्हें ऋण सुविधाएं भी दी जाने लगी। इसी कारण किसान कृषि में लगने वाली लागत को आसानी से इन संस्थाओं से प्राप्त कर सके। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। हरित क्रांति की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा से लाखों की संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाने लगे। हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजरानोन्मुख व गतिशील होना। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही, बल्कि यह एक अब ग्रामीण समाज के आय का मुख्य स्रोत बन गई है। किसानों की आय बढ़ाने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसने ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया। हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही। इसका मुख्य कारण नई तकनीकी में लगने वाले अत्यधिक लागत थी, जिसे छोटे किसानों द्वारा वहन करना संभव नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व निर्धन किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई। कुछ स्थानों पर इस असमानता की वजह से संघर्ष भी हुए। जहां हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में बदलाव किए, वहीं इससे कई नैतिक समस्याएं भी पैदा हुई। उत्तर भारत के इलाकों के किसानों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ी। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुषों सदस्यों का हाथ बटाया करती थी, लेकिन किसानों की बढ़ती आय तथा मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता कम हुई। हरित क्रांति का राजनीतिक प्रभाव। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले। किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। पूर्व में राजनीति जहां समाज के उच्च जातियों तथा धनी वर्ग द्वारा ही नियंत्रित होती थी, उसमें अब समाज के छोटे तबके के लोगों की भागीदारी बढ़ी। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को गति प्रदान की। इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इससे उसमें शिक्षा तथा राजनैतिक चेतना का विकास हुआ। किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया जाने लगा। इससे किसानों से संबंधित अनेक संगठनों का निर्माण हुआ,
तथा पूरे देश में उनकी भूमिका एवं दबाव समूह की भांति निर्मित हुई। किसान एवं उनसे संबंधित मुद्दे देश के मुख्य राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बने तथा विभिन्न दलों ने किसानों के मुद्दों की वकालत करना प्रारंभ कर दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।